तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर यूपी कांग्रेस भी कंफ्यूज नजर आ रही है। पहले यात्रा का वक्त 11 दिन था, फिर इसे पश्चिमी जिलों से घटाकर 6 दिन का कर दिया गया और अब फिर से 7 दिन कर दिया गया है। वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी पहले ही दूरी बनाए हुए हैं। उधर यूपी में INDIA गठबंधन का हाल बिजक जाहिर है। पहले जयंत चौधरी पीछे हटे तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ा दी। राजभर का दावा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज इसी मुद्दे पर खास गेस्ट पैनल के साथ करेंगे महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। राहुल की यूपी यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा? बेरोजगारी और महंगाई, ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। और तीसरा मुद्दा सामाजिक न्याय का मुद्दा। अमेठी छूटा, रायबरेली छोड़ा, अनदेखी ने गढ़ तोड़ा। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। जब चुनाव आता है तो कोर्ट पर जनेऊ पहन लेते हैं और छद्म भेषधारी लोग हैं। 24 की झांकी, अखिलेश को झटके अभी बाकी। जब से यह यात्रा चली है, जहां जहां पांव पड़े श्री राहुल गांधी के, वहां वहां कांग्रेस का बंटा ढार। राजभर का बड़ा दावा, शिवपाल भी बीजेपी में आ रहे। जून महीने में जैन से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम NDA में आएंगे। वो भी आ गए। अभी देखिए बयान शुरू हो गया है। ये अपना दल कमेरा का, वो भी लाइन में, शिवपाल जी भी लाइन में हैं। अभी देखिए कितने लोग लाइन में हैं। यूपी में मोदी मैजिक वर्सेस राहुल अखिलेश की जोड़ी। आने वाले 24 के चुनाव में वो कितनी भी यात्राएं कर लें, लेकिन देश के लोगों का भरोसा, देश के लोगों का दिल जीतने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और वक्त है महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों का। आपके सामने वो सवाल जिन पर फोकस है आज के डिबेट। तो सवाल नंबर 1, राहुल की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? अब डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़े वहां कांग्रेस का बंटाधार हो गया। पश्चिम बंगाल, बिहार और उसके बाद अब यूपी में न्याय यात्रा। समय अवधि पहले ही आधी कर दी गई है। 24 की झांकी, अखिलेश को झटके अभी बाकी। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि पल्लवी पटेल और यहां तक कि शिवपाल यादव भी तैयार बैठे हैं NDA में शामिल होने के लिए। और सवाल नंबर 3, यूपी में मोदी मैजिक वर्सेस राहुल अखिलेश, क्या काम करेगा, किसके क्या है दावे? इसी पर शुरू करेंगे डिबेट। और हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी जी हैं BJP प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस प्रवक्ता, सुभाष चंद्र यादव जी सुभाषपा का पक्ष रखेंगे, ब्रजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अनुराग जी आपसे। 2024 से पहले सवाल यही है, कितने झटके बाकी हैं? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि शिवपाल यादव और पल्लवी पटेल ये दोनों तो तैयार बैठे हैं NDA में आने के लिए। देखिए, मेरी एक कविता है, उसी पे आपको सारा जवाब मिल जाएगा जी। गरीबों पर है भूख की मार, धन्ना सेठों का और बढ़ा व्यापार। महंगाई बेरोजगारी की पड़ी है मार, जोर से बोलो 400 पार। नहीं चल रहा है कोई व्यापार, घर में नहीं है दाने चार। देश का हुआ बंटाधार, फिर भी जोर से बोलो 400 पार। भाईचारे के इमोशन पे हुआ अत्याचार, समाज में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। किसान पे हो रहा है आंसू गैस का वार, फिर भी बोलो 400 पार। नफरत की बह रही बयार, नैतिकता की हो रही शर्मसार। महिलाओं पे हो रहा अत्याचार, फिर भी जोर से बोलो 400 पार। रुपए पर हुआ है डॉलर सवार, आतंकवाद की हद है पार। काला धन वापस नहीं आया मेरे यार, फिर से बोलो। ये सब पढ़ने के लिए आपको आगे चुनावी मंच बहुत मिलेंगे। नहीं हो रही है चर्चा कहीं भी मेरे यार, लेकिन फिर भी बोलो 400 पार। अरे भाई,
किसान हमारा धरने पे बैठा है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान कोई पाकिस्तान से आया है, चाइना से आया है, देश का किसान है। इनके बेटे फौज में हैं भाई, इनके बेटे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं। फिर इनको पराया क्यों समझा जा रहा है? इनके रास्ते में कील काटे क्यों बिछाए जा रहे हैं? ये मांगी क्या रहे हैं आपसे? कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दे दो, जो मैं पैदा करता हूं उसकी लागत की गारंटी दे दो, हमारा स्वामीनाथन रिपोर्ट है लागू कर दो। और क्या मांग रहा है किसान? धन्ना सेठों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा जो होता है धन्ना सेठों का, पट्टा खाते में डाल देते हो और किसान का एमएसपी की गारंटी नहीं दे पा रहे हो। उधर अनुराग जी, अपने अधिकार के लिए रोड पे 50 सेकंड मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है अनुराग जी, प्लीज हो, मैंने 50 सेकंड आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप एंकर का सवाल सुनते ही नहीं है, आपको विषय और सवाल से कोई सरोकार ही नहीं है। आप जो तैयार करके आए आप वही बोलेंगे। मेरा आपसे सवाल था कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पल्लवी पटेल और यहां तक कि शिवपाल यादव भी तैयार बैठे हैं एनडीए में आने के लिए, तो अब समाजवादी पार्टी को 2024 में और कितने झटके लगेंगे? लेकिन आपने उस सवाल को साइड रख दिया और वही सब पढ़ना शुरू कर दिया। इसके लिए अभी आगे आपको बहुत चुनावी मंच मिलेंगे, बहुत समय है अभी आगे, लेकिन 50 सेकंड मैंने आपको दिया, बाकी पैनलिस्ट भी है, एक बार वो भी अपनी बात रखें। ठीक है, आलोक अवस्थी जी का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी। 10 सेकंड और दे दीजिए। कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है, उसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़े वहां कांग्रेस का बंटाधार हो गया। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आप बिहार हो और अब यूपी, यहाँ पहले ही समय अवधि आप आगे कर चुके हैं। 10 सेकंड में 1 सेकंड, एक बार अनुराग जी सब बात रख लें अपनी पहले। अरे 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड। आप 50 सेकंड पहले ले चुके हैं, फिर सब लोग मुझसे ऐसे ही 1-1 मिनट मांगेंगे। मैं आ रही हूँ आप ही के पास आ रही हूँ। बोलिए प्रियंका जी। अरे 10 सेकंड दे दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? 10 सेकंड में चुनाव हुआ था, हिमाचल में भी चुनाव हुआ है, उसके साथ में तेलंगाना में भी चुनाव हुआ है। वहां किसके पाव पड़े और किसका बंटाधार हुआ ये भी केशव जी से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे शायद। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि आज कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? चुनाव नजदीक है और उसके साथ में स्ट्रैटेजी बनाकर सारा काम किया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस को कमजोर किया जाए, जो सबसे बड़ी एक विपक्षी दल पार्टी है। आप बताइए, अभी एक दिन पहले एक निर्णय आता है, चीफ जस्टिस का निर्णय आता है कि किस तरह से जो चुनावी बॉन्ड है वो भ्रष्टाचार का माध्यम बने हुए हैं, असंवैधानिक है। और आप बताइए उसमें जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन है। वो इतना बड़ा जो बयान है वो आ गया सामने, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बताने में असमर्थ है कि क्यों चुनावी बॉन्ड सबसे ज्यादा उसके पास है। आप बताइए ना, कितना पैसा है चुनावी बॉन्ड में और कहां से आ रहा है? उसको सार्वजनिक करने की जरूरत क्यों नहीं है? जी, आप भी विषय को दूसरी तरफ ले जा रही हैं। ठीक है, आप अपनी बात रख रही हैं, आप चुनावी बॉन्ड की बात करना चाहती हैं, लेकिन आप इस पर भी बोलिए। प्रियंका गांधी भी यूपी चुनाव के बाद लौट करके उत्तर प्रदेश नहीं आई। निकाय चुनाव हुए, कितने ही उपचुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी जमीन पर कहीं नजर नहीं आई। अब न्याय यात्रा से भी प्रियंका गांधी दूर है, हालांकि उन्होंने हेल्थ रीजंस दिए हैं अपने, लेकिन इसको आप पहले ही आधा कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप दूरी बना करके चल रहे हैं और ऊपर से बीजेपी आपको घेर रही है कि ग्राउंड पर आप कहीं नहीं हैं। कैसे 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसे एनडीए का मुकाबला करेंगी? ये चुनाव मुद्दों का चुनाव हो और मुद्दों में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा लगातार कर रही है। 6000 किलोमीटर की यात्रा। उत्तर प्रदेश में 1-2 दिन कम कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रदेश के मुद्दे पूरे उठाए जाएंगे, चाहे वो महिलाओं का हो, किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, चाहे वो इस देश के एक गरीब व्यक्ति का हो। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज ये है कि इस न्याय यात्रा के माध्यम से सवाल पूछने की एक मुहिम छिड़ चुकी है। आज किसान भी धरने पर बैठे हुए हैं और किसान अपना हक मांग रहे हैं। उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कभी किसी फिरंगी ने भी हिंदुस्तानियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया होगा? जिस तरह से आज अपने ही देश में उन्हें अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है कि क्या वो किसान है या नहीं है। कौन सी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं? प्रियंका जी, आप 26 जनवरी का मंजर भूल गई। आप 26 जनवरी का मंजर भूल गई? क्या देखा था इस देश ने? आइडेंटिटी तो हर किसी को दिखानी पड़ती है। हम आप भी अगर ऐसी जगह जाएंगे तो हमको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा ना कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं। और पूर्व में जब ऐसी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर, इस देश के किसान को आज ये बताने की जरूरत आन पड़ी कि हम किसान हैं, हमें किसान बोलिए, हम अपने मुद्दे लेकर आए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी व्यथा है इस देश की कि आज इस देश के किसान से पूछा जा रहा है, कल इस देश के बेरोजगार से पूछा जाएगा, इस देश की महिलाओं से पूछा जाएगा कि देखिए दोनों पैनलिस्ट ने जिस तरह से यह नहीं बता पाए, दोनों पैनलिस्ट, चाहे कांग्रेस के पैनलिस्ट हो चाहे समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट हो। समाजवादी पार्टी तो शेरो शायरी में लग गई, जो कि उसको चुनाव के बाद
यही काम करना है, तो अभी से तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव और श्रीमान राहुल गांधी, ये दोनों बड़े घरानों के बेटे हैं, चांदी के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। इनको जनता से, जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आने से पहले ही उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन रहा सहा था वो भी बिखर गया है। राष्ट्रीय लोकदल छोड़ के चला गया है, राजभर जी छोड़कर जा चुके हैं जो कि इनके चुनाव के साथी थे अखिलेश यादव जी के, और इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन है वह सब राहुल गांधी के नकारे नेतृत्व की वजह से छोड़ के जा चुके हैं। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके राहुल गांधी को धत्ता बता करके दूसरे दलों में शामिल हो गए। आज राहुल गांधी का फेल नेतृत्व तो इतना बड़ा हो गया है कि श्रीमती सोनिया गांधी अपने होशो हवास में स्वस्थ रहते हुए भी लोकसभा सीट छोड़ करके राज्यसभा में चली गई है। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, उनके नकारे नेतृत्व की वजह से राहुल गांधी सीट हारे और आज उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि हम जाकर के राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो। तो यह नकारे नेतृत्व का एक गुट है। इनके पास सिर्फ निंदा करने के अलावा, बुराइयां करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भारत आज सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित है और कांग्रेस का खाता 18 राज्यों में नहीं खोला है पिछले चुनावों में। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भाषा की मर्यादा अगर बनाए रखेंगे तो इनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आ जाएगी। और वैसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि आप भी तो बैठे हैं, राज्यसभा जा सकते हैं, पर कांग्रेस ही क्यों राज्यसभा जा रहे हैं? आप क्या दरी बिछा के रहेंगे? सोनिया गांधी क्यों छोड़ करके भागी रायबरेली, ये उसका जवाब दीजिए। सोनिया गांधी डर करके क्यों भागी? क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतने जा रही है। सोनिया गांधी डर के मारे इसलिए भागी यहाँ से। प्रियंका गांधी वाड्रा की हिम्मत नहीं हो रही उत्तर प्रदेश आने की। 10 साल के बाद आज राहुल गांधी के आने की हिम्मत कर रहे हैं वो न्याय यात्रा में, वो भी अखिलेश यादव की बैसाखी लेकर के। कांग्रेस की दुर्गति है क्योंकि आज विपक्षी दलों को भेजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दरी बिछाने के अलावा अपनी पार्टी में सवाल भी पूछने की हिम्मत पैदा करें। ठीक है, सुभाष चंद्र यादव जी, ओपी राजभर कह रहे हैं कि शिवपाल यादव और पल्लवी पटेल एनडीए में आने के लिए तैयार बैठे हैं। अब ये शिगुफा वो कहां से छेड़ रहे हैं? अच्छा जी, मेरे बड़े भैया अनुराग भदौरिया बड़े शेरो शायरी कर रहे थे, मुद्दे से बार बार भटकाने का प्रयास कर रहे, डिबेट पे नहीं बोल रहे थे। इन्हीं के ऊपर 4 लाइनें जरा मैं भी बोल दूं। कैफियत की क्या बात करूं, खैरियत की क्या बात करूं, जब नीयत ही खराब हो तो तबीयत की क्या बात करूं। तो समाजवादी पार्टी की नीयत ही खराब है। रही बात शिवपाल सिंह यादव जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है। वो उस प्रकार से एग्रेसिव नहीं हो पाते जिस प्रकार के समाजवादी पार्टी के नेता को एग्रेसिव होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेट करने के लिए अपनी जगह तलाश रहे और समय आने पर वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और जिस प्रकार की टीका टिप्पणी की जा रही है वास्तविकता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का जन्मदिन था और मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जन्मदिन के ऊपर अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल से सपा सुप्रीमो औवा खौवा पकौवा जैसे नेताओं को विश कर देते हैं, लेकिन अपने चाचा जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खून पसीने से जोड़ा था उनको उन्होंने बधाई देना जरूरी नहीं समझा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इशारा जरूर करती हैं कि समाजवादी पार्टी छोड़कर जल्द ही शिवपाल सिंह यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। अनुराग भदौरिया जी, आवाज आ रही है आपको? तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट है कि लोग हमारी छोटी छोटी बातों का भी खबर बनाते हैं। लेकिन हमारा मकसद तो जनता का भला पहुंचाने का है ना। हमें तो याद है कि हमारी इस उत्तर प्रदेश की दादी माँ से 30,000 रुपए सिर्फ पीएम आवास के लिए लिए गए थे और उनसे पूछा गया 1,30,000 का पीएम आवास होता है और उनसे 30,000 रुपए ले लिए गए बूढ़ी दादी माँ से। ये सवाल मेरे लिए ज्यादा बड़ा है। मेरे लिए ये सवाल ज्यादा बड़ा है कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, वो कैसे हुआ था, उसको सजा मिली कि नहीं लोगों को, वो सवाल मेरे लिए ज्यादा बड़ा है। मेरे लिए सवाल ज्यादा बड़ा हो जाता है जब बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय होता है। मेरे लिए सवाल ज्यादा बड़ा हो जाता है आदर्श घोटाले में, जिनको आपने आदर्श राज्यसभा के सांसद के लिए आपने महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, उन्हीं अशोक चौहान को क्या कहते थे? ये लीडर नहीं है, डीलर है, डीलर। और दूसरे नेता क्या कहते थे? इन्होंने आदर्श घोटाले में हमारे शहीदों की जो परिवार के लोग थे उनके फ्लैट में गड़बड़ी किया, भ्रष्टाचार किया। सोचिए आप, आज उन्हीं को आपने राज्यसभा दे दी। तो भैया आपकी तो नियत ही पता नहीं चलती, आपकी नीयत क्या है, नियत क्या है। और हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता, कितने महान प्रवक्ता, कितने दिनों से देखो जूझ रहे हैं मुझसे। हमारी सरकार थी तब भी जूझते थे, आज भी जूझ रहे हैं। लेकिन राज्यसभा किसको मिलेगी? कांग्रेस से आरपीएन सिंह को। ये बेचारे ताकते रह जाते हैं।
भैया हमारा है आलोक विचार अवस्थी जी। कुछ की नहीं। बैठो अभी अभी विचार कहाँ मुझे तुम्हारा? लगता है कि आज सब्जेक्ट अरे पे भैया बोलना कांग्रेस चाहते वाले हैं सब अनुराग चले जा भदौरिया रहे जी। हैं। अरे बाहर वाले ठीक है, आके मेरी जाएंगे, पार्टी तुमको कुछ जब नहीं मिलेगा। इसमें कुछ समझेगी, बोलना मुझे है जो टीवी स्थान पे और अपना देना झंडा चाहेगी उठाना है। देगी। कहाँ आज नाचो प्रवक्ता का दायित्व अरे दिया है तो दिया है। महाराष्ट्र में लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपने को व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। और आज भारत की विकास दर 7.5% से अधिक क्यों है? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हमने राम मंदिर का भव्य राम मंदिर बनाया, 314 हमने भारत से का जो एक था हमने हटवाया, 3 तलाक में का कानून ला करके हमने महिलाओं को सम्मान दिया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके महिलाओं को आरक्षण दिया है, हमने CAA ला करके जो हमारे अल्पसंख्यक हमारी भाई बहन थे राज्य में उनको मौका दिया है, साथ ही साथ 1 रैंक 1 पेंशन दे करके सैनिकों का मान बढ़ाया है। आज 25 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर हमने किया है। यूनिकॉर्न के माध्यम से 108 यूनिकॉर्न देश में काम कर रहे हैं। $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूनिकॉर्न के अंदर हुआ है। $600 बिलियन से ऊपर हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ा है। FDI डबल हो चुकी है। $775 बिलियन का हमने जो है निर्यात किया है। ITR इनकम टैक्स देने वालों की संख्या देश में पिछले 10 सालों में 3 करोड़ से बढ़ करके 8 करोड़ हो चुकी है। 13 करोड़ वाहन बिके थे 2014 से पहले, और आप कहते हैं 21 करोड़ वाहन हमारी सरकार में बिक चुके हैं। बैंक का जो NPA होता था वो अब डबल डिजिट से घट के 4% पर आ गया है। भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक बन गया है। आज का भारत इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। शक्तिशाली भारत है। आप दोनों शांत हो जाओ। आलोक अवस्थी जी, अनुराग जी, आप दोनों शांत हो। नहीं, अनुराग जी आप शांत होइए। आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने नहीं देते, उनके पीछे भी आप एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। ठीक है आलोक अवस्थी जी, ब्रजेश शुक्ला जी हमारे बीच में है। ब्रजेश शुक्ला जी, अब आप इस स्थिति का आकलन किस तरह कर रहे हैं? ओपी राजभर कह रहे हैं कि शिवपाल यादव और पल्लवी पटेल तक आतुर बैठी हैं एनडीए में आने के लिए, और उधर आप न्याय यात्रा को देखिए, कांग्रेस पहले ही इसको 12 दिन से घटा करके 6-7 दिन पर ले आई है। प्रियंका गांधी भी उसमें नहीं है। देखिए, ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, कारण है जो राजनेता है वो भविष्यवाणी कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि वो आने को तैयार बैठी हैं। किसी नेता के बारे में ये कह देना कि साहब वो आने को तैयार बैठे हैं, बिल्कुल शामिल हो जाएंगे, ये फिलहाल मैं नहीं कह सकता। लेकिन चुनौती बड़ी है, विशेष रूप से अखिलेश के सामने, कारण के सारा दायित्व उन्हीं के पास है। इस चुनाव में 2024 के वो नेतृत्व करने वाले हैं विपक्ष के, उसका जो 3 धड़े होंगे उसमें जो बीजेपी के बाद जो समाजवादी पार्टी है, उस गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश ही करेंगे। हार और जीत उन्हीं को उसमें जाएगी, कारण कि कांग्रेस का बहुत जनाधार यहाँ पर नहीं है और सहयोगी दल जो थे वो काफी कुछ उनको छोड़ चुके हैं। और ऐसा छोड़ा, देखिए जयंत का जाना एक बड़ा झटका है। आप भले कहते हैं कौन जयंत, कैसे जयंत, लेकिन बड़ा झटका है। इसकी ये जो पीड़ा है ये समाजवादी पार्टी को झेलनी पड़ी है। लेकिन अब मुझे अब ये जो राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें बहुत कुछ साफ होगा। कारण मैंने जब तक देखा, मैं लगातार 30-35 साल से देख रहा हूँ राज्यसभा चुनाव, मैंने वो चुनाव नहीं देखे, कम देखे हैं जब क्रॉस वोटिंग न हुई। क्रॉस वोटिंग होती है, दल टूटते हैं, बिखरते हैं, तो इस तरह का माहौल जो है ये पता चलेगा। अब सारी कोशिशें होंगी, अब विशेष रूप से 24 तारीख से 24 फरवरी से जो 26 फरवरी तक का है समय, ये महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको कई नए समीकरण उभरते और बनते दिखाई देंगे, बिगड़ते भी दिखाई देंगे। प्रियंका जी, अब उत्तर प्रदेश में तो बस कांग्रेस और एसपी ही बच गए साथ में। अगर ओपी राजभर साहब की बात सही है, पल्लवी पटेल का बयान भी आप उठा करके देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए वो कह रही हैं कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक अभी पार्टियों के टूटने की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाल वो हो गया है कि वो गुड़ तो खा रही है पर गुलगुले से परहेज कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को तो अपनी पार्टी में समाहित कर लेती, पर कांग्रेस से बड़ी एलर्जी है उसको। तो हकीकत ये है कि नेता वेता तो कुछ बचे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, उनको नेता भी इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो अभी बात करें दूसरी पार्टियों की, तो देखिए हर पार्टी में एक आंतरिक स्वतंत्रता होती है और कौन किस दल में रहेगा ये उसकी स्वेच्छा होती है। रही बात कुछ बातों की, तो वो तो आदमी आपस में करता ही करता है और सभी पार्टियों में होता है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में भी होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में जो तानाशाही चलती है, उस तानाशाही के चलते भैया ईडी और सीबीआई उनके भी मंत्रियों के पास पहुंच जाएगी, तो इससे अच्छा सब शांत बैठते हैं।
और हकीकत ये है कि विपक्ष को दबाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में कामयाब हो नहीं पाएंगे। अगर आप देखें कि ईडी सीबीआई के 97% केसेस किस पे दायर होते हैं, सिर्फ विपक्ष पर होते हैं। और आप देखिए किस तरह से आज अकाउंट फ्रीज करना एक बहुत बड़ा, मतलब एक, मुझे लगता है कि हार मान ली क्या भारतीय जनता पार्टी ने कि किसी तरह भी विपक्ष को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनके पैसे को सीज कर लेंगे। अरे पार्टी का चंदा है, कहाँ से आया, कैसे आया, ब्यौरा मांगे, उसको सीज करने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रही है, तभी उनकी पार्टी में जो भी जा रहा है उसको राज्यसभा में भेज जवाब दे रही है, उसका रिकॉर्ड देने की कोशिश नहीं कर रही है। पार्टी से उससे कितनी मेहनत की, कांग्रेस के ऊपर 219 करोड़ रुपए का आयकर बकाया है, जो 2017 से का इनका अकाउंट जो चल रहा था उसका वो मांगा था। उसकी डिमांड थी, पेनाल्टी थी, जो इन्होंने भरी नहीं है। और उसके बाद ये देश से ऊपर नहीं है, देश के कानून के अंदर है। अगर हमारे ऊपर कोई पेनाल्टी आती है तो हम जाके इनकम टैक्स जाके भरते हैं सीधे जाकर के। कांग्रेस सोचती है हम देश से सबसे बड़े ऊपर है, गांधी परिवार सोचता है हम देश से सबसे ऊपर है, हम देश के किसी कानून को नहीं मानेंगे। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो इनका गठबंधन है वहां पर सिर्फ नफरत है, घोटाले है, तुष्टीकरण है और मन काले है। सुनिए आस्था जी, नफरत है, घोटाले है, तुष्टीकरण है, मन काले है, परिवारवाद की आग के दशकों से देश संभाले है। तो यह परिवारवाद वाले जो लोग हैं, पार्टियां हैं, आज इकट्ठा बची हैं, ये भी अब अलग अलग हो रही है, क्योंकि इनके स्वार्थों की राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है। कौन नेता बनेगा, कहाँ से बनेगा, इसके पास नहीं है। परिवार बचाओ, हाँ जी बोलिए। ठीक है प्रियंका जी, अब जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार बढ़ाओ, परिवारवाद पहले, देशवाद में। इन पार्टियों का मेन उद्देश्य है, इनकी दुकान में लेबल किसी और का है, आलोक जी माल किसी और का है। ठीक है, आपने परिवारवाद पर उनको घेरा, 4 पंक्ति आपने भी सुनाई। अनुराग जी बोलिए। इनके पास ना खाता है ना भाई है, जो परिवार ने कहा वही सही है, ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है, ना निर्णय लेने की क्षमता है। इसीलिए जनता ने इनको नकार के रखा है। अब खाली बैठ के क्या कव्वाली करेंगे, ये बैठ करके यही काम बचा है इनके पास। अरे कव्वाली भदौरिया सुन रहा हूँ मैं, सुन लो। अब यही बचा है कव्वाली करने के लिए आपके पास, बताइए। आस्था जी रोकिए तब तो बोलो। आलोक जी, कमाल परिवारवाद की बात करते हैं। अभी यही जयंत जी को परिवारवादी बताते थे, जयंत जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे ये। आप जयंत जी बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए, परिवारवादी नहीं। होगा तो उनके विरोध बात बोलने कर लगे। रहे हैं आप। यही आपका घटियापन है। समाजवादी पार्टी जिनको सहयोगी बनाती है, अपना उनको गालियां देती है। आज जयंत चौधरी जी को आप गालियां दे रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ेगा। पार्टी आपके साथ इसलिए परिवारवादी नहीं है। कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली, आदरणीय कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली हमारे पार्टी का मालिक नहीं है। हमारे यहाँ जो परिवार है, परिवारवादी नहीं है। चौटाला फैमिली आपके साथ आ जाती है तो परिवारवादी नहीं है। पार्टी के मालिक है, तो परिवारवादी हो जाएगी। पार्टी के मालिक है, राहुल गांधी आपके साथ पार्टी के मालिक है, वहाँ पर आपके साथ नहीं है। परिवारवादी नहीं है। पार्टी अगर के हमारे मालिक साथ होती तो भी परिवारवादी लास्ट 2 मिनट सरकार बना के आए हो, उनको भी परिवारवादी बोलते थे। आपके लिए परिवारवादी का मतलब नहीं होता है, आप जनता की बात नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो अच्छा, परिवारवाद पर बात चले। आप दोनों शांत हो। सुभाष चंद्र यादव जी है, ये आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगता है, समाजवादी पार्टी आपको भी ये कहकर घेरती है। सुभाष चंद्र यादव देखिए आस्था जी, परिवारवाद वाली बात हम लोग कभी नहीं करते, क्योंकि हम लोग शुरुआत से बोलते हुए आए। अगर डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन रहा है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं। लेकिन अरे महाराज चुप हो जाओ, पूरी डिबेट में आप ही बोलोगे क्या? कम पड़ रहा है क्या समय? पूरा समय ले लो, फिर डिबेट को डाइवर्ट करने का प्रयास करो। ये बताओ, राजनीति को कोई सीरियस लेता ही नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई सुनता भी नहीं उनकी बात। कमाल की आस्था जी इतना उनको सम्मान। सुभाष जी बोलिए आप। अनुराग जी सुन लीजिए उनकी बात, उन्होंने भी पेशेंस के साथ आपकी बात सुनी है। जाओ जरा जाओ, इतनी चमचागिरी ठीक नहीं है। मुद्दे के ऊपर बात क्या करो, मुद्दे के बारे में बताते हो, वो तो तारीख बता फिर वही बात कर परेशान हो गए। सुभाष जी फैक्ट रखिए आप अपना। अनुराग जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए उनको। पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे। ये सरकार की चाय तो बहुत दिनों से पी रहे, जब हमारे साथ थे तब भी चाय पी रहे थे। आप चाय के साथ साथ अगर उनको कहीं एडजस्ट कर लो, नहीं पता चलेगा, फिर इधर आ जाएंगे, फिर आप कहोगे देखो उनके ऊपर आरोप परिवारवादी का लगाने लगोगे। अभी आप उनका पक्ष ले रहे हो। अनुराग जी, मैंने आप ही का सवाल पूछा है उनसे कि उनकी पार्टी पर भी परिवारवाद के आरोप लगते हैं, उनको बोलने दीजिए। बोलिए सुभाष जी। पहले बोलो। देखिए आस्था जी, परिवार वाली बात के ऊपर हम बार बार इसी बोलते आए कि डॉक्टर का अगर बेटा अगर डॉक्टर बन रहा है तो उसके अंदर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, हम उसके ऊपर कभी भी डिनाई नहीं करते। राजनीति के अंदर अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर टैलेंट है, ये नहीं कि चमचागिरी करके आगे बढ़ रहा है, परिवारवाद का सपोर्ट लेके बढ़ रहा है तो परिवारवाद उसके ऊपर कायम होता है। ये बार बार जो हमारे ऊपर तहमत लगाते हैं, ये पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, किसी यादव को आज तक बढ़ाने का प्रयास किया,
समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो क्यों नहीं अखिलेश यादव सीरियसली नहीं लेते? मंत्री कब बन रहे हैं बताओ? अरे हम तो शुभकामनाएं देते हैं जल्दी मंत्री बने, कब मंत्री पद मिल रहा है बता दो। राजभर जानी से मंत्री कब बन रहे हैं? हम भी तो देखना चाहते हैं मंत्री, उनको मंत्री पद से वो नवाजे जाए। अरे मंत्री कब बनेंगे बताओ? चलिए समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, मुझे डिबेट यहीं रोकनी पड़ेगी। आप लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। आप सभी को बराबर समय दिया गया, अपनी अपनी बात आप लोगों ने रखी। फिलहाल शुक्रिया इस चर्चा के लिए। एक तरफ तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी न्याय यात्रा को 7 दिन कर दिया, उधर रायबरेली से सोनिया गांधी पहले ही दूरी बना चुकी हैं। यूपी में INDIA गठबंधन का हाल भी अब जग जाहिर है। पहले जयंत चौधरी पीछे हटे, अब स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और OP राजभर का तो दावा है ही बड़ा, जिसमें वो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव भी अब NDA में आ सकते हैं। बहरहाल 2024 आते आते देखना होगा कि और कितने झटके लगते हैं, कितने समीकरण बनते हैं या बिगड़ते हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।